चार दिन पहले गुजरात एटीएस 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार कर चुकी थी और अब उनसे पूछताछ के दौरान नए खुलासे हुए हैं। तीनों ने कबूल किया है कि सोशल मीडिया के जरिए वो कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े थे। उसी के इशारे पर एक ऐसा खतरनाक जहर तैयार कर रहे थे जिससे सैकड़ों लोगों की मौत एक साथ हो सकती थी। जब से अहमदाबाद में गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, तब से एटीएस एक्शन मोड में है। आतंकियों से पूछताछ में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पकड़े गए तीनों आतंकी आईएसकेपी से जुड़े हुए थे। गुजरात एटीएस के सूत्रों का दावा है कि ये मिडिल ईस्ट के हैंडलर के संपर्क में थे और अपने हैंडलर के आदेश पर दिल्ली श्रीनगर रूट पर रेकी भी कर चुके थे। गुजरात एटीएस की टीम हैदराबाद के रहने वाले संदिग्ध डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन के घर भी पहुंची। एटीएस ने मोहिउद्दीन की घर की तलाशी लेने के बाद कमरे को सील कर दिया। 35 साल के संदिग्ध आतंकी के घर से एटीएस ने कुछ डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए हैं। अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया आतंकी डॉक्टर मोहिउद्दीन सैयद राइसिन नाम का बेहद खतरनाक जहर तैयार कर रहा था। राइसिन अरंडी के बीज यानी कस्टर बीन से निकाला जाने वाला बेहद जहरीला प्रोटीन है। ये सबसे घातक रासायनिक हथियारों की कैटेगरी में शामिल है। सिर्फ 1.78 मिलीग्राम राइसिन किसी भी व्यक्ति की मौत के लिए पर्याप्त होता है। ये सांस लेने के दौरान या इंजेक्शन के जरिए शरीर में जाने पर 48 से 72 घंटे में जानलेवा साबित होता है। इसका कोई एंटीडोट या इलाज अब तक विकसित नहीं हुआ है। गुजरात एटीएस के मुताबिक आरोपी राइसिन तैयार करने की शुरुआती प्रक्रिया तक पहुंच चुके थे, यानी कुछ दिन की देरी से सैकड़ों लोगों की जान भी जा सकती थी। गुजरात एटीएस ने हाल ही में 3 आतंकियों को पकड़ा है और जैश का जो जहर के द्वारा आतंक का मॉडल था उसका पर्दाफाश किया है। गुजरात एटीएस का दावा है कि डॉक्टर मोइनुद्दीन जो हैदराबाद का रहने वाला था वो जो अरंडी के तेल से जो है वो रेजिन करके जो है वो जहर बनाने वाला था और वो जहर इतना खतरनाक है, साइनाइड से 600 गुना ज़्यादा वो खतरनाक है, ज़्यादा जहरीला है और साथ ही उसका कोई एंटीडोट नहीं है। यानी कि अगर इस जहर का इस्तेमाल होता है तो मास डिस्ट्रक्शन हो सकता था, इतनी जाने जा सकती थी कि जिसका कोई अनुमान लगाना मुश्किल है। वैसे में गुजरात पुलिस और गुजरात एटीएस का ये बड़ा दावा है कि जैश का ये नया टेरर मॉडल था जिसमें लिक्विड टेरर प्लान था जिसको गुजरात एटीएस ने जिसका भंडाफोड़ किया है और अब ये मॉडल जो है वो विफल हो चुका है। अब सवाल ये है कि आतंकी इस खतरनाक जहर को कहां इस्तेमाल करने वाले थे। इन आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि इन्होंने अहमदाबाद के नरोदा की फ्रूट मार्केट और दिल्ली की आजादपुर मंडी की रैकी भी की थी। तो क्या आतंकी फलों और सब्जियों के जरिए इस जहर को फैलाने की तैयारी कर रहे थे? अहमदाबाद में पकड़े गए ये आतंकी फल और सब्जी मंडियों की रैकी क्यों कर रहे थे? क्या ये देश में एक दूसरे ही तरह का आतंक फैलाने की तैयारी कर रहे थे? That he was making castor seeds है। castor seeds के अंदर राइसिन करके एक केमिकल होता है। तो वो जो कैस्टर ऑयल बनाने के बाद जो कैस्टर सीड्स का जो रेसिड्यू होता है उससे वो राइसिन बनता है। इफ़ यू ऐड एसीटोन ऐसा जो भी केमिकल प्रोसीजर है वो केमिकल प्रोसीजर के बाद वो राइसिन करके पॉइजन बनता है विच इज़ एक्सट्रीमली पोटेंट, बहुत पोटेंट है। if believed around 6000 times more potent than cyanide बोलते हैं। स्मॉल क्वांटिटी when inhaled, इनहेलेशन माध्यम में बहुत ही एक्सट्रीमली पोटेंट है। इंजेक्शन के मोड में भी डिसेंटली पोटेंट है। पिछले रविवार को गुजरात एटीएस ने डॉक्टर सैयद को गांधीनगर से उस समय दबोच लिया था जब वो आजाद सुलेमान और मोहम्मद सोहेल से हथियारों के साथ विस्फोटक की डिलीवरी लेने आया था। फिलहाल तीनों संदिग्ध 17 नवंबर तक एटीएस के रिमांड पर है। अभी भी तीनों आतंकी जो है वो गुजरात पुलिस का एटीएस की जो है वो रिमांड में है और 17 तारीख तक इसका रिमांड चलेगा और उसके अंदर पूछताछ होगी जिसके बाद इनका एग्जैक्ट प्लान क्या था, कहां कहां पर ये इसका उपयोग करने वाले थे, किस तरह इसका उपयोग होना था, ये सारी चीज़ें सामने आएगी। अहमदाबाद से कैमरामैन साजिद आलम के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से जिस संदिग्ध को गिरफ्तार किया है वो हैदराबाद का रहने वाला है, लिहाजा एटीएस की टीम हैदराबाद में उसके घर भी पहुंची और वहां जांच पड़ताल की गई। आज तक ने अहमदाबाद में पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी के भाई से बातचीत की है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये एटीएस कंट्रोल रूम जब यहाँ पे आई थी, इन लोगों ने क्या क्या जांच करके आप लोगों से बात किया कि क्या क्या उन्होंने लेकर गए थे?
जो आई आकर कॉल किया उन्होंने, कॉल करके मैं नीचे आया, मेरे साथ ऊपर गए। जाने के बाद वो मैं दिखाया तो एक छोटा ड्रम था, उसके अंदर कुछ पल्प, रेजिन का जो पल्प और एसीटोन का जो लिक्विड होता है वो मिलाया हुआ था, वो रखा हुआ था। और एसीटोन का पल्प रखा, रेजिन का पल्प रखा हुआ था, एसीटोन के कुछ बॉटल्स रखे हुए थे और एक कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन रखी हुई थी। वो सारा रिकॉर्ड वो लिख कर, रिसाइन लेकर उस पर वो यहाँ से वो सब लेकर के चले गए। क्या आपको पता था कि ये जो एसीटोन का बॉटल्स है, नहीं तो ये रेसिन का जो भी पल्प है, ये सब आपके भाई कहाँ से लेके आए थे या फिर उनको किसी ने दे दिया था ऐसे करके? नहीं, हमको ये नहीं पता कि वो कहाँ से लेकर के आए हैं। बस इतना मालूम है कि वो घर में लेकर के आने के बाद मैं भी नहीं था उस वक्त घर में। दूसरे दिन मुझे पता चला कि भाई ऐसा लेकर के आए हैं। तो मैं पूछे नहीं क्या आप लोग? तो बोले कि हाँ पूछे हैं। तो वो बोले कि ये ऑयल का बिज़नेस का कुछ ऑफ़र मिला है, मैं वो करूँगा, करके जब लेके जाके दूँगा तो उसके पेमेंट मिलने वाली है, ऐसा वो घर को सुनाए। आजकल वो जो चल रहा है ना, बातचीत 20 to 25 डेज बिफोर ये ऐसा हुआ है बात। उसके बाद में से फिर डायरेक्ट ये सफ़र के लिए निकले और सैटरडे के दिन कॉल आई उनकी फिर। अच्छा, तो भाई साहब, आपका भाई, आप सब भी मानते हैं कि ये निर्दोष है। आप जब वो डॉक्टर बने थे उसके बाद उनका व्यवहार कैसा था? क्या ऐसे एक जाल में वो फंस जाएंगे ऐसे करके आपको कुछ? हम लोग जो है ना, वो आने के बाद से अब तक 2013 से लेकर अब तक वो एज ए डॉक्टर काम कर रहे थे, लेकिन कभी हमको उनके ऊपर ऐसा शक नहीं आया कभी। लेकिन इस मर्तबा क्यों भाई से ऐसी गलती हो गई, जो गुजरात के ऊपर इतना क्या भरोसा कर लिए भाई कि गुजरात से कॉल आया तो बिज़नेस पक्का ये कंफर्म ही होगा समझकर वो डन करते चले गए और लेकर के चले गए। और सवाल क्यों नहीं किया भाई ने उस कॉल करने वाले से, उसके डिटेल्स क्यों नहीं लिए, या लिए तो कहाँ हैं डिटेल्स? और वहाँ जाने के बाद वो अमाउंट की शक्ल में बैग में रखे दिया तो वहाँ पर क्यों काउंट नहीं करे वो? और काउंट नहीं करे, साथ में देखे भी नहीं कि अमाउंट है भी नहीं, चले गए। ये कुछ सवाल है हमारे मन में भी कि हम जाएंगे, जा कर के उनसे इस तरीके की, पब्लिक को भी इसका सवाल है और हमको भी सवाल है, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया आपसे, ये सवाल करना है उनसे जाकर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मेहसाणा में 20वें सैनिक स्कूल का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आतंकी साजिश और दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ब्लास्ट से जुड़े आतंकवादियों को ऐसी सजा मिलेगी जो मिसाल बन जाएगी। હું આ તબક્કે એટલું કહેવા માંગુ છું કે બોમ્બ બ્લાસ્ટની કાર્યવાહી કરવાના સૌ જે કોઈ भी જે સ્તરે આની અંદર સંડોવાયેલા છે એ સૌને કાયદાની અદાલત સામે લઈ જઈ સૌને ઉચિત સજા થાય એના માટે ભારતના વડાપ્રધાનનો જે સંકલ્પ છે એ નિશ્ચિત રૂપે પૂરો થશે અને એક એવું ઉદાહરણ બેસવાનું છે કે જેથી ભવિષ્યમાં આવી ક્યારેય આતંકવાદી ઘટના ના થાય। चलिए अब आपको अहमदाबाद के एक ऐसे स्कूल का हाल दिखाते हैं जिससे 9वीं से लेकर 12वीं तक 120 छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल में सिर्फ 2 ही टीचर्स हैं। स्कूल में रखी हुई किताबें और कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं क्योंकि पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं। ये अहमदाबाद के कृष्णनगर सैजपुर का स्कूल है। नाम है शिवम विद्यालय। नाम में भले ही शिवम यानी मंगलता और कल्याण का भाव छिपा हो, लेकिन स्कूल के हालात हैरान और परेशान करने वाले हैं। इस स्कूल में 120 बच्चे हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर सिर्फ 2, मतलब 2 टीचर्स के कंधों पर 120 से अधिक बच्चों के भविष्य का बोझ है। 2 टीचर जो कभी विज्ञान समझाते हैं, कभी हिंदी पढ़ाते हैं, कभी गणित के सवालों को हल करना सिखाते हैं। जब स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं तो पढ़ने के लिए बच्चे भी नहीं आते।
अहमदाबाद शहर के अंदर सैजपुर में स्थित शिवम विद्यालय में मेरी मौजूदगी है। शिवम विद्यालय जो कि ग्रांटेड स्कूल है, 9वीं से लेकर 12वीं तक के क्लास इस स्कूल में चलते हैं और 9वीं से 12वीं तक लगभग 120 जितने छात्र इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो तस्वीरें आप जिस क्लासरूम की देख रहे हैं, ये शिवम विद्यालय का 9वीं का क्लास है और 9वीं के क्लास में आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, शिक्षक तो ज़रूर इसमें मौजूद हैं, लेकिन क्लास में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या केवल 6 है। खास करके जिस प्रकार से अब तक हमें जानकारी स्कूल की तरफ से मुहैया कराई गई है, उसके मुताबिक क्लास में 35 छात्रों की संख्या है, लेकिन शिक्षकों की कमी की वजह से स्कूल में जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं रहते। स्कूल का समय सुबह 7 बजे का है, लेकिन छात्र की मौजूदगी स्कूलों में नहीं होती। ये बड़े बड़े दावों के बीच शिक्षा व्यवस्था का असली आईना है। क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड तो है, लेकिन उस पर लिखने वाले हाथ कम हैं। बच्चे हैं, सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, पर जवाब नहीं है। संख्या आपके क्लास की बताई जा रही है लगभग 25 जितनी है, लेकिन बच्चे तो सिर्फ 5 ही दिखाई पड़ रहे हो। क्या रोज यही स्थिति होती है? रोज यही होती है। क्यों बच्चे क्यों नहीं आते हैं? वो सब घर पे बैठ के परीक्षा देते हैं, खाली परीक्षा देने ही आते हैं। लेकिन आते क्यों नहीं है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमें ये भी बताया गया कि स्कूल में शिक्षक भी आपके नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे आप? ऐसे टीवी में ही। पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। अभी टीचर आ गई इसलिए टीचर पढ़ाएंगे, पहले टीचर नहीं थे। इन बच्चों की सुबह विज्ञान गणित के सवालों से नहीं, बल्कि आज कौन पढ़ाएगा से शुरू होती है। स्कूल में पहले टीचर नहीं थे, हमें एक ही टीचर सब सारे विषय पढ़ाते थे। ऐसा पॉसिबल हो पाता है एक शिक्षक सारे विषय पढ़ा? 1-2 नहीं पढ़ाते थे। उसकी तैयारियाँ कैसे करते थे? हम घर पे फ़ोन में देखते थे ऐसे। और स्कूल में भी आप कैसे पढ़ते थे? ये बोर्ड में ही थे। तो आपने इस बात की कंप्लेन कभी किसी से नहीं की कि सारे टीचर्स नहीं हैं? नहीं, हमने कभी नहीं की। सर को बोलते थे, सर बोले डी ऑफिस में की है कंप्लेन, आएंगे। 10वीं में ऐसा ही था। 10वीं में कैसे, फिर पास कैसे हो गए? 10वीं में ट्यूशन था इसलिए पास हो गए। सरकार ने इस स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के लिए कंप्यूटर भी मुहैया करवाए हैं, लेकिन कंप्यूटर सिखाने के लिए कोई टीचर ही नहीं है। लिहाजा स्कूल में रखे कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं। कंप्यूटर मुहैया तो करवा दिए जाते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में कंप्यूटर पड़े रहते हैं आप वो भी तस्वीरों में देख लीजिए। यहाँ पे बोर्ड तो लगा दिए गए हैं सरकार की तरफ से जो दिए जाते हैं, लेकिन किस प्रकार की स्थितियाँ क्लास के अंदर है वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये कंप्यूटर क्लास है और आप तस्वीरों में देख लीजिए कंप्यूटर को किस प्रकार से सहेज के रखने की कोशिश यहाँ पे की गई है, क्योंकि स्वाभाविक है कंप्यूटर के शिक्षक नहीं है बच्चों के पास। जिस प्रकार से बच्चों से भी हमने बात की, बच्चे कहते हैं कि ट्यूशन क्लास से तो 10वीं में पास हो गए, जब स्कूल में आते हैं तो पढ़ते वक्त शिक्षक नहीं होते हैं। एक ही शिक्षक अलग अलग सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आप सोचिए 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के क्लास में एक ही शिक्षक अगर 5 से 7 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो किस प्रकार से बच्चे पास भी हो पाएंगे, क्योंकि एक शिक्षक अपने विषय के अंदर नॉलेजेबल होता है, उसमें पारंगत होता है, लेकिन एक शिक्षक अलग अलग सब्जेक्ट कैसे बच्चों को पढ़ा सकता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ग्रांटेड स्कूल है, यानी इसके लिए इसका तमाम खर्च सरकार उठाती है। यहाँ स्कूल चलाने को लेकर नियम है कि स्कूल के कैंपस में पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, लेकिन इस स्कूल कैंपस में नर्सिंग के छात्रों के लिए हॉस्टल भी चल रहा है। स्कूल में जिस प्रकार से संख्या देख रहे हैं, एक क्लास में 30 बच्चे होने के बावजूद अंदर 5 ही बच्चों की उपस्थिति दिखाई पड़ रही है। अब एक तस्वीर मेरी बाईं तरफ की दिखाऊंगा, मैं मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूँगा आपको दिखाएंगे। ये हॉस्टल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल कैंपस में कोई दूसरा बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तस्वीरों में भी आप देख लीजिए बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे लंबे समय से चल रही है। स्कूल के संचालक से बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमने पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को भी इस बात की कंप्लेन की है, लेकिन आप देख लीजिए नीचे हॉस्टल के जो बच्चे हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था के लिए यहाँ डाइनिंग टेबल चेयर्स यहाँ पे लगाई गई हैं। ऊपर की तरफ छात्र रहते हैं और बिल्कुल वही बिल्डिंग से सटकर जो सीढ़ी है, यही कॉमन सीढ़ी है, यही सीढ़ी से जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो बाईं तरफ आप अगर मुड़ते हैं तो आप हॉस्टल में पहुँच जाते हैं। अगर दाईं तरफ अगर आप मुड़ जाइएगा तो आप स्कूल की तरफ पहुंच जाते हैं। तो एक ही कैंपस में एक ही जगह पे स्कूल के साथ यहाँ पे हॉस्टल चल रही है। अगर हॉस्टल में कल को कुछ भी होता है तो बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। स्कूल की खस्ताहाल व्यवस्था पर स्कूल के ट्रस्टी नरेंद्र सिंह झाला का कहना है कि वो 6 बार जिला शिक्षा अधिकारी को एप्लीकेशन भेज चुके हैं, इसके बावजूद स्कूल को टीचर्स नहीं दिए गए। मैं DO6 को 6 वक्त 6 टाइम
एप्लीकेशन दिया था कि मेरे वहाँ टीचर कोई नहीं है। 10th और 9th में पूरे स्टूडेंट थे, तो भी नया साल में एक भी टीचर नहीं था। इसीलिए पेरेंट्स बच्चों को वापस ले जाते थे। बच्चे आते थे तो पढ़ाने वाले नहीं थे, तो बच्चे हाजिर नहीं रहते थे। अभी वो तकलीफ वही है। अब इन आरोपों पर अहमदाबाद के शिक्षा अधिकारी रोहित चौधरी का जवाब भी सुन लीजिए। वो कहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर की क्या जरूरत है। अगर विज्ञान का टीचर कंप्यूटर नहीं सिखाता है तो टीचर की गलती है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल कंप्यूटर का टीचर ही कंप्यूटर लैब चलाएगा। इसमें वो अगर यूज़ नहीं करेंगे, धूल खाएंगे, तो सरकारी जो कंप्यूटर है उसका दुरुपयोग हुआ और उसकी वजह से वो उसको रूल के हिसाब से कार्यवाही होगी। टीचर्स को सीखना ज़रूरी है और ऐसे क्लासरूम भी उसको अलॉट करना भी ज़रूरी है। तो कंप्यूटर लैब जो है वो सरकार ने क्यों दी है? इसीलिए दिया है कि बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, और वही टीचर सिखाएंगे। उसके क्लास में जो पीरियड जो है उसमें कंप्यूटर जो रखा है बच्चों ने, जितने बच्चों ने, उसके हिसाब से टीचर को अलॉट करना चाहिए। गुजरात स्कूल संचालक मंडल के अध्यक्ष भास्कर पटेल के मुताबिक सरकारी ग्रांट पर चलने वाले स्कूलों की दुर्दशा साल 2011 से शुरू हुई, जब राज्य के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की भर्ती करने का अधिकार अपने हाथों में लिया। तब से हर साल 15 ग्रांटेड स्कूल बंद हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ग्रांटेड स्कूलों में टीचर्स ही नहीं दे रही। सबसे पहली बात तो ये है कि गुजरात में 2011 में राज्य सरकार शिक्षा विभाग ने ये टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो अपने हाथ में ले लिया। अब उन्होंने अपने हाथ में लेने के बाद आज 14 साल में परिस्थिति ये हुई है कि हर साल गुजरात की करीबन 10-15 स्कूल है जो ग्रांटेड स्कूल हैं वो बंद होती जा रही है। और बंद होने का मेन कारण ये है कि वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। अब गुजरात में 14 साल में शिक्षा विभाग ने जो हमारे यहाँ जो खाली जगह हैं, तो जगह पे जो शिक्षा सहायक देने चाहिए वो भी नहीं दे पाए हैं। गुजरात में चल रहे ग्रांटेड स्कूलों को जो ग्रांट दी जाती है, अब उसकी हकीकत भी जान लीजिए। सरकार ग्रांटेड स्कूल को प्रति क्लास हर महीने 3000 रुपए की ग्रांट देती है। इसमें से स्कूल के ट्रस्टी को स्कूल बिल्डिंग का किराया, नगर निगम का टैक्स, कमर्शियल बिजली बिल जैसे तमाम खर्च उठाने पड़ते हैं। ये तो अहमदाबाद जैसे शहर के स्कूल का हाल है। कांग्रेस का आरोप है ग्रामीण के सरकारी और ग्रांटेड स्कूलों के हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। गुजरात में 3000 स्कूल तो सिर्फ एक ही टीचर से चल रहे हैं। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्कूल वो भी एक शिक्षक से चले, मैं मानता हूँ इससे कोई चिंताजनक बात और नहीं हो सकती है। शिक्षा विभाग जो भ्रष्टाचार का एपी सेंटर है गुजरात में, और गुजरात की स्थिति ये तो अहमदाबाद की आपने बोला, पर ग्रामीण इलाके में और ख़ास करके आदिजाति के विस्तार में अंबाजी से उमरगांव, अब देखा जाए तो गुजरात में 40,000 से ज़्यादा शिक्षकों की लंबे समय से रिक्त स्थान है। सरकार इसमें ठोस कदम नहीं उठा रही है। साथ साथ में गुजरात में 3000 के आसपास ऐसे स्कूल है जो एक शिक्षक से ही चल रही पूरी स्कूल, और इसको वहीवटी काम भी करना है, शैक्षणिक काम भी करना है, सभी बच्चों को पढ़ाना भी है, सभी कक्षा के बच्चे को पढ़ाना है, तो कैसे पढ़ा सके। सवाल ये है कि अगर सरकार ग्रांट पर चलने वाले स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं करेंगे तो गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में कांग्रेस पार्टी सौराष्ट्र के इलाके में काफी एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस ने जामनगर में जन आक्रोश रैली भी की है, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने गुजरात सरकार पर जमकर प्रहार किया। आखा गुजरात में चारे तरफ तमाम वर्ग અને વિસ્તારના લોકો આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનથી ત્રસ્ત છે, હેરાન પરેશાન છે, અને લોકોની જે તકલીફ છે, જે પીડા છે, જે દર્દ છે, જે આક્રોશ છે, એને વાચા આપવા માટે આ જનાક્રોશ સભાઓની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। ગુજરાતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં આ સભાઓ થઈ રહી છે। સાથે સાથે ખેડૂતો પર જે કુદરતી આફત આવી અને સરકાર નિષ્ઠુર બની અને 50,000 રૂપિયાના નુકસાન સામે ફક્ત 3,500 રૂપિયા આપી અને ખેડૂતોની મશ્કરી કરી રહી છે।
आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।